नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। आज है दिनांक 27 जून 2022। देखेंगे आज के मुख्य समाचार। शिंदे मूव्स SC, उद्धव कैंप सेज रिबेल विल बी डिस्क्वालिफाइड। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो क्राइसिस है सभी देख ही रहे हैं, काफ़ी दिनों से चर्चा में रहा है। आइए थोड़ी बातचीत हम लोग भी कर लेते हैं इसी टॉपिक पर। हमारा डिस्कशन पॉलिटिकल कम होगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ज़्यादा होगा। महाराष्ट्र में जो शिवसेना है उसमें विभाजन हो चुका है, दो भाग में वो बट चुके हैं। एक भाग उद्धव ठाकरे को नेता मान रहा है और दूसरा भाग एकनाथ शिंदे को। अब हो क्या रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन पर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे और उनके 15 साथियों को डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस इशू कर दिया है। इसी को लेके शिंदे भाऊ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब हम देखेंगे कि क्या ये एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में आता है। क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ? 1985 में 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसे 10th शेड्यूल में ऐड किया गया था। क्या थे प्रावधान? तो कोई कैंडिडेट पार्टी ए से चुनाव लड़े, जीत जाए और तब पार्टी बी में चला जाए तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाता है। या कोई निर्दलीय हो, उसने चुनाव लड़ा और जीत गया और बाद में किसी पार्टी में ज्वाइन हो गए तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि जनता ने उसको जो मैंडेट दिया था उसका वो अपमान कर रहा है। इस कारण से उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अब एक आता है विप। विप पॉलिटिकल पार्टीज इशूज़ करती हैं अपने मेंबर्स के लिए, MP या MLAs के लिए। कोई बिल पर या कोई चर्चा में पार्टी का आदेश है विप के थ्रू कि हाँ पर बटन दबाना है, और MPs या MLAs नो पर बटन दबा देते हैं या बिना सूचना गायब हो जाते हैं। इमरजेंसी हेल्थ सिचुएशन या फिर ऐसा सिचुएशन जो कि एक्सप्लेनेबल हो, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो कोई और सिचुएशन में अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इन कंडीशंस का जो जजमेंट है वो करते हैं स्पीकर। तो अभी महाराष्ट्र में भी कुछ यही हो रहा है। इसीलिए शिंदे भाऊ पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। विप को नहीं मानने से MP या MLA डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि डिसीजन जो इनका डिसीजन लेते हैं वो स्पीकर होते हैं। स्पीकर रूलिंग पार्टी के ही होते हैं, तो बायस होने का आरोप लगाया जाता है हमेशा। यही आरोप शिंदे भाऊ ने डिप्टी स्पीकर पर लगाया है और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अगर किसी पार्टी से 2/3 लोग जो चुन के आए हैं किसी दूसरे पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। बट फिलहाल जो शिवसेना के विधायक बागी हैं उनकी संख्या 2/3 से कम है, तो डिस्क्वालिफिकेशन के पूरे चांसेस हैं। तो ये बातें ध्यान रखेंगे, इसी को लेके इस टॉपिक को उठाया था। बाकी इसमें अधिकतर पॉलिटिकल ही हैं, एक नेता ने दूसरे नेता पर क्या कहा, इन सभी चीज़ों से दूर रहिए। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ब्रिंगिंग MSMEs इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स। आज है 27 जून और आज के दिन ही मनाया जाता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस डे। क्यों मनाया जाता है? टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा इसे मनाया जाता है। यहीं पर हम माइक्रो, मीडियम और स्मॉल का डिफरेंस समझ लेते हैं। मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर ही आपको ये डिटेल मिल जाएंगे। माइक्रो यानी जो मशीनरी या प्लांट हैं उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो और उस पूरे मशीनरी का टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ तक हो, उसको हम क्रॉस ना करें तो उसको माइक्रो में डाला जाता है। स्मॉल यानी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का हो और टर्नओवर 50 करोड़ तक का हो। और मीडियम यानी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक का हो और टर्नओवर 250 करोड़ तक का हो। तीनों में आप देख लीजिए 5 गुना का अंतर है। जैसे माइक्रो में अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है तो टर्नओवर 5 करोड़ है, वैसे ही स्मॉल में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ है तो टर्नओवर आपका 50 करोड़ है, और मीडियम वाले में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ है तो टर्नओवर आपका 250 करोड़ है। MSME पर इतना चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? MSME सेक्टर जो है वो इंडिया में GDP में 38% कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हम देखें तो भारत में कुल 51 मिलियन SME हैं जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, और ये कुल 12 करोड़ लोगों का रोजगार प्रदान करती हैं। एक्सपोर्ट का अगर हम देखें तो देश के एक्सपोर्ट का 40% MSME कवर करते हैं। कोविड के कारण ये सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है। गवर्नमेंट अब इसे सपोर्ट कर रही है ताकि जो भी इसमें लॉसेज हुए हैं उसको उठाया जा सके, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का सबसे ज़्यादा निर्भरता इसी सेक्टर पर है।
उद्यम पोर्टल लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसी से रिलेटेड थीम रखा गया है इस बार का MSMEs रेजिलिएंट रिकवरी। मेनली गवर्नमेंट 5 चीज़ों पर ध्यान दे रही है। पहला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी मार्केट का बेस बनाना ताकि लोग बिजनेस फील्ड में उतरें, फियर फ्री इन्वायरमेंट हो। सेकेंड है आपका एक्सेस टू क्रेडिट, यानी लोन्स का इजीली अवेलेबल होना ताकि कोई भी आदमी अपने पैसे से इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता है, उसे लोन चाहिए होगा तो उसको इजीली उसके सारे जो प्रोसेस हैं वो इजीली अवेलेबल हों। वैसे ही आपका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ताकि जो वर्क का फ्लो है वो कम ना हो जाए, चीज़ें एडवांस हो ताकि जल्दी और एफिशिएंटली वर्क हो। सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी जैसे जनधन अकाउंट, प्रोविडेंट फंड्स, इंश्योरेंस, ये सभी की सुविधा हो। और पांचवा, एक्सेस टू मार्केट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा मार्केट प्लेस का बनाना ताकि सभी उस पर एक्सेसिबल हो सके। इन सभी पर गवर्नमेंट का फोकस है ताकि कोविड के कारण जो कमर टूटी है इस सेक्टर की, उसको मरहम पट्टी करके फिर से खड़ा किया जा सके, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। चाइना अपग्रेडेड फायर पावर ऑन LAC। ये मेनली इंडिया चाइना इशू को फोकस किया गया है इस आर्टिकल में। 2020 में गलवान वैली में इंडिया और चाइना के सोल्जर्स अपने में भिड़ गए थे, क्लैश देखने को हमें मिला था। चाइना लगातार LAC पर खुद को अपग्रेड कर रहा है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा रहा है वहाँ के सोल्जर्स के लिए और एवरी डे कुछ ना कुछ एक्सपेंशन कर ही रहा है। मैप में अगर देखें तो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पर है। इसके दाएं तरफ का पार्ट जो है वो चाइना के कंट्रोल में है, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। या आप गलवान वैली भी देख सकते हैं जहाँ पर एक्चुअल क्लैश हुआ था 2020 में। इसी एरिया में 100 किलोमीटर के रेंज में काफ़ी मिलिट्री अपग्रेडेशन देखने को मिल रहे हैं। 2020 में जो क्लैश हुआ था तो अपोजिट साइड में 20,000 सोल्जर के रहने और उनके लिए फैसिलिटीज़ थे, जिसे अब चाइना ने 1.2 लाख के आसपास कर दिया है। इक्विपमेंट्स और आर्टिलरी का भी काफ़ी अपग्रेडेशन हुआ है इस एरिया में, जो कि डेफिनेटली इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड फोरम पर चाइना पीस की बातें करता है, बट यहाँ वो आर्मी डिप्लॉय कर रहा है, प्रतिदिन अपनी संख्या बढ़ा रहा है। कंसर्न ये भी है कि 62 की तरह फिर से कहीं इतिहास दोहरा न दिया जाए। जैसे नेहरू जी को इतना विश्वास था बट हमें मिला क्या, धोखा ही मिला उसमें। तो कंसर्न तो है। चाइना ये भी देख रहा है कि US के प्रेसिडेंट जो बिडेन बहुत एग्रेसिव नहीं है, थोड़ा डिफेंसिव आदमी है, तो वो वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज़ का मूड भी जानना चाह रहा है। जैसे रशिया यूक्रेन के वार को बेसिस बना के मे बी वो पूरे JNK को हथियाने का प्रयास करे। क्योंकि देखिए, POK वाला जो एरिया है, जिसे जो इंडिया का एरिया है, जिसे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसमें पहले ही वो इन्वेस्टमेंट कर चुका है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ये चाइना है तो बहुत चतुर लोमड़ी, तो इसके हर एक्शन पर क्लोज वॉच बहुत ज़रूरी है और उसी हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। एक और न्यूज़ देखते हैं। अमरनाथ यात्रा रेडी टू होस्ट हाईएस्ट एवर पिलग्रिम फुटफॉल। अमरनाथ हिंदुओं का एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। हर साल लाखों लोग तीर्थ हेतु यहाँ आते हैं। मनोज सिन्हा जी, जो कि JNK के LG भी हैं और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनका कहना है कि इस बार हम 8 लाख लोगों का एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर तीर्थ के लिए, और उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है ताकि किसी हिसाब की कोई कमी ना हो, कोई घटना ना हो। सेफ्टी और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं। डॉक्टर्स को वहाँ पे तैनात कर दिया गया है अलग अलग कैंप्स में, कैंप्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब ये तो जनरल बात थी, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये जो अमरनाथ केव है ये आपका JNK में है, श्रीनगर से 141 किलोमीटर की दूरी पर 3,888 मीटर के हाइट पर ये केव स्थित है। यहाँ पर बर्फ की एक विशाल शिवलिंग हर साल बनती है, जिसे लोग बाबा बर्फानी के नाम से जानते हैं। हम जानेंगे कैसे ये शिवलिंग हर साल बनती है। दरअसल इसे स्टेलेग्माइट कहते हैं। गुफा के छत में किसी छिद्र से पानी की बूंदें टपकती होंगी और अत्यधिक ठंड के कारण वो जमती चली जाती हैं, एक लेयर फिर उसके ऊपर एक लेयर, ऐसे करते 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 एक बड़ी सी शिवलिंग के रूप में ये उभर कर आती हैं। यहाँ पर यही स्टेलेग्माइट एक शिवलिंग का रूप ले लेती हैं। ये ज्योग्राफी का टर्म है। एक और टर्म होता है स्टेलेक्टाइट। ये पानी की बूंदें जो पहाड़ों या गुफाओं में ऊपर से जमना चालू होती हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे ऊपर से जो पानी रिस रही हैं वो एक बर्फ का रूप में आ जाती हैं।
स्टेलेग्माइट का फॉर्मेशन नीचे से ऊपर की ओर होता है, मतलब लेयर बाय लेयर, और स्टेलेक्टाइट का ऊपर से नीचे की ओर होता है। यही कंसेप्ट को समझाने के लिए इस टॉपिक को उठाया था, बाकी इस न्यूज़ में ऐसा कुछ था नहीं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे कल नए समाचारों के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा लें ताकि हमारी कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।